हम सिया कॉन्वर्सेशंस में कोशिश करते हैं आपके साथ पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो डिस्कस करें। आपको पता है हमारा टीवी तो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो सिर्फ पॉलिटिशियंस में इंटरेस्टेड है। हम इकोनॉमिक्स की बातें करते हैं, आपके लिए सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट, सबसे अच्छे लोग लेके आते हैं ताकि ये सोचे तो सही हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता। तो आज इसकी एक बहुत मजेदार कड़ी है। आज मैं बात करने लगा हूँ मुकर्रम झा साहब से। मुकरम झा जो इकोनॉमिक्स लोग पढ़ते हैं इनसे बहुत फेमिलियर है। ये माशाल्लाह कस्टम्स के चीफ भी रहे हैं और इनकी बहुत सारी हुकूमत में पोजीशंस रही हैं, बीओआई में भी रहे हैं। इनको मैं इस वजह से सलाम करता हूँ और इनको मैं हमेशा कंसल्ट करता हूँ क्योंकि इन्होंने एक चीज में बहुत बड़ी लीड ली, बहुत बड़ी लीड ली। वो ये है कि मार्केट डीरेगुलेशन, और कस्टम्स में भी ये कोशिश करते रहे हैं कि कस्टम्स का काम अलग हो और इकोनॉमी को ओपन किया जाए। तो इन दो मौजू पे हम जरा भी बात करेंगे। मुकरम साहब, वेलकम टू सी आवर कन्वर्सेशंस। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग विद यू। बड़ा सीरियस कन्वर्सेशन इस मुल्क में कम होती हैं, जार्गन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम गुजरता है, तो आपसे बात करके मजा आता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। तो मुझसे मुकरम साहब पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो बहुत ज्यादा हम बात सुनते हैं रेगुलेशन और डीरेगुलेशन, इन दो टर्म्स का मतलब तो समझा दें। रेगुलेशन होती क्या और डीरेगुलेशन क्या होती है, ताकि हम यहाँ से बात चलाएं और फिर आगे देखते हैं। बताइए जी डॉक्टर साहब, दुनिया भर में सोसाइटी जो है उसके इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए कुछ चीजों को कंट्रोल किया जाता है जहां पे रिस्क होते हैं। जैसे फूड फूड सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ह्यूमन सेफ्टी का एलिमेंट हो, एनवायरमेंटल सेफ्टी का एलिमेंट हो, तो या नेशनल सिक्योरिटी का एलिमेंट हो, तो उन चीजों को रेगुलेट किया जाता है और उसके लिए कवानीन बनाए जाते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको शौक होता है कि जहां पे कोई रिस्क नहीं भी है तो वहां पे भी कोई एनओसी और परमिट और लाइसेंस उनसे पूछ के हर एक काम हो, वो लोगों को इजाजत दें। तो वो शौक होता है कि टर्फ पे, हमारी टर्फ पे चीजें मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम अथॉरिटी, मैक्सिमम कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन उसकी वजह से इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बड़ा कंस्ट्रेंट हो जाती है। पर मुकरम और साहब ये फिर बताइए कि जी क्या सोवियत यूनियन और ये जो मुल्क थे बाकी, इंडिया ले ले, इंडिया को कहा जाता था लाइसेंस राज, और सोवियत यूनियन वगैरह जी सब डॉक्टर जगह साहब। कहा जाता था कि जी स्टेट को पता है सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या बननी चाहिए। सोवियत यूनियन कहता था ये बनाओ ये ना बनाओ। तो हम उस लेवल, उस हद तक पहुंच गए हैं या अभी हमारे में सैनिटी कोई है रेगुलेशन के बारे में? नहीं, सैनिटी तो नहीं है रेगुलेशन के बारे में। हम्म, बल्कि पिछले जब ये हमने 18th अमेंडमेंट में डिवॉल्व किया, डेवोल्यूशन किया, तो उसमें बजाय इसके कि चीजें डिवॉल्व करके हम प्रोविंस पे ले जाते, हमने फेडरेशन में भी बरकरार रखी और प्रोविंसेस को भी इख्तियार दे दिया। तो हम्म, पिछले 10-12 साल के अंदर तो ये पागलपन बढ़ गया है कि उसी चीज के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट भी रेगुलेट कर रही है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी रेगुलेट कर रही है। आपने दो मिसालें दी, रशिया की और इंडिया की। तो रशिया की तो इकोनॉमी का हमें हाल पता है कि वो क्या हुआ था, और बिल्कुल ही इनएफिशिएंट और आउटडेटेड सारी चीजें हो गई थी। इंडिया में भी 90s तक, जब तक लाइसेंस राज बरकरार रहा, तब तक उनकी इकोनॉमी जो थी वो बहुत स्लो होती थी और उसके ऊपर उनको तंज भी किया जाता था। बहरहाल 90s में जब कॉम्बिनेशन आया, नरसिम्हा राव साहब प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह को वो फाइनेंस मिनिस्टर लेके आए थे, तो उन्होंने एंड ऑफ लाइसेंस राज का एक नारा दिया, एक स्लोगन दिया, और वो डीरेगुलेशन शुरू हुई। और कहने वाले यही कहते हैं, रिसर्च यही इंडिकेट करती है कि उसके साथ ही एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शुरू हुई, एंटरप्रेन्योरशिप हुई और बाकी सारी चीजें करना शुरू हुई। तो आप अगर इकोनॉमी को स्लो रखना चाहते हैं, बाबुओं के कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो भले आप रेगुलेशन कर लें। आगे बढ़ना है तो फिर रेगुलेशन इज नॉट द वे, डीरेगुलेशन इज। तो मुकरम साहब ये बताइए कि ये जो रेगुलेशन का निजाम है, क्या हमारे यहाँ भी लाइसेंस राज अभी तक है या नहीं है? क्या हम लाइसेंस राज से जी निकल गए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल लाइसेंस राज है हमारा। बड़ा स्ट्रॉन्ग एनओसी, परमिट्स, अप्रूवल का निजाम है, और बहुत हाई कंप्लाइंसेस हैं। और सिर्फ हम नहीं हैं, आज मैं देख रहा था ट्वीट, एक ट्रंप साहब जो एडमिनिस्ट्रेशन लेके आ रहे हैं अमेरिका में, तो वो एक नया महकमा उन्होंने कायम किया है जिसका नाम रखा है उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी, DOGE।
इलॉन मस्क को उसका सरबराह बनाया है। आज उसकी ट्वीट थी कि शायद अमेरिकन इकोनॉमी को $1.5 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचता है बिकॉज ऑफ रेगुलेशन। आपने भी स्लज सीरीज करवाई थी पाइड में, यू वर लीडिंग। तो पाकिस्तान के अंदर भी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कॉस्ट ऑफ फ्रिवलस रेगुलेशन की वजह से हमारे जिम्मे पड़ता है। सो ये बहुत खौफनाक चीज है ओवर रेगुलेशन तो ये करना, एंड बताइए, ये पाकिस्तान जो इस हम बड़ी देर से सुन रहे हैं, आपने इस पे काम भी मेरा ख्याल 4-5 साल किया बीओआई में, आपने काफी इसके प्लान्स भी बनाए कि हमने डी रेगुलेशन करना है, हमने वो काम करना है जो इंडिया कर चुका है, हमने वो काम करना है जो बाकी दुनिया कर चुकी है। डी रेगुलेशन का मतलब क्या, मैं ये सही समझूंगा कि डी रेगुलेशन का मतलब है कि एक निजाम मार्केट का चलने दे। मार्केट ये है कि हर बंदा कोशिश करे एक रेस में जीतने की, जैसे कि गेम्स होती हैं, उसी तरीके से मार्केट एक गेम होती है। मैंने अगर गेहूं बेचना है तो मैं गेहूं की गेम में हूं, मैंने टेक्सटाइल बेचनी है टेक्सटाइल की गेम में, जूते बेचने हैं जूते की गेम में हूं। मैं कोशिश करूं अपने कॉस्ट कम करके बेचने की। इसके बरक्स एक और चीज है कि ब्यूरोक्रेट कहे कि मैं कीमत बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे बेचोगे तो आप बेचेंगे। और ये निजाम सोवियत यूनियन में था, हमारे यहाँ भी आज तक चल रहा है। क्या ये मेरी सेंस सही है? क्या डीरेगुलेशन यही होती है? जी बिल्कुल, डीरेगुलेशन यही होती है कि जी जहां पे एक्चुअल हाई रिस्क हैं, जैसे मैंने बताया कि जी ह्यूमन सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, या स्टेट की अपनी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, सिर्फ उस जगह पे आप रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा आप चीजों को डीरेगुलेट कर देते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो खुद काम करेगा, आपस में compete करेंगे, और कंज्यूमर बेवकूफ नहीं है। वो देखेगा कि जो चीज क्वालिटी में बेहतर होगी और कॉस्ट में कम होगी वो उसको खरीदेगा। तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। लेकिन ये जो रेगुलेशन है ये कई एक खराबियां पैदा करती है। एक तो ये है कि इसकी कॉस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम वगैरह बहुत ज्यादा लगता है। फिर ये कि जो लोग किसी तरीके से एनओसी या लाइसेंस या अप्रूवल ले लेते हैं, उनको पता है कि न्यू एंट्रेंट इसमें है नहीं, तो दे कैन अफोर्ड टू बी इनएफिशिएंट। उनको पता है और कोई इसमें घुस नहीं सकता है, नया बंदा आ नहीं सकता है, तो उनकी थर्ड क्लास चीज है, उसकी कीमत उन्होंने डबल रखी हुई है, फिर भी वही बिकेगी क्योंकि दूसरा नया बंदा उसके अंदर आ नहीं सकता है। तो कंज्यूमर भी इसमें लूज करता है, बिजनेस भी इसमें लूज करता है, और इकोनॉमी भी इसमें लूज करती है। सो इट्स अ लूज लूज सिनेरियो। पर द मुकरम ओनली साहब, आप मुझे ये कह रहे हैं कि मेरी हिफाजत के लिए रेगुलेशन है, और मैं ये देखता हूँ बंदूकें तो हर जगह फिर रही हैं। लोग शादियों पे, बारातों पे जनाब माशाल्लाह बंदूकें चला रहे हैं, लोग जलसों पे बंदूकें चला रहे हैं, वहां तो रेगुलेशन लगता कोई नहीं है। दूसरी चीज, आप मुझे कहते हैं नंबर 2 चीजें ना मिले, मुझे तो सब चीज नंबर 2 मिलती है, दवाइयां भी नंबर 2 मिलती हैं। आपने ड्रैप बना दी, ड्रैप आपने रेगुलेट की, अब हालत ये, इंसुलिन भी नहीं मिलती, मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई भी नहीं मिलती, कई चीजें नहीं मिलती, दवाइयां ही नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल, एक और दवाई मैं ढूंढ रहा था, टेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, वो दवाई नहीं मिलती। भाई एडीएचडी दुनिया जहान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप कहते हैं हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ही नहीं, हमारे मुल्क में तो कहता हूँ मुझे बहुत बंदे मिलते हैं जिनका ये प्रॉब्लम, पर उनको दवाई नहीं मिलती। तो ड्रैप में तो दवाइयां बंद की हुई हैं, ड्रैप दवाइयां आने तो देती नहीं है। अब कितने लोगों का इसमें नुकसान होता है, मेजर ही नहीं कर सकते। तो क्या ये जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, मेरे ख्याल मैंने गिना है इस्लामाबाद में कोई 122 रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, 122 रेगुलेटरी एजेंसीज। क्या इतनी हमें जरूरत है? और क्या इतनी अक्ल कुल हैं और इतनी, क्या कहते हैं, दयानतदार हैं कि ये सब काम बहुत अच्छा करते हैं, इनको पूरा पता है क्या चीज खतरा है क्या नहीं? येट बंदूकों को नहीं रोक सकती, गंदी दवाइयों को नहीं रोक सकती, गंदे तेल को नहीं रोक सकती, गंदी रोटी, तो रेगुलेशन हमारा क्या फायदा? जी डॉक्टर साहब, वही मैं जो आपसे बात कर रहा था, मैं उसी को आखिरी हिस्सा मैं नहीं कह पाया था, तो कर देता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे ये तो बिजनेसेस लूज, प्राइवेट सेक्टर लूजेस, एंड इकोनॉमी एंड द गवर्नमेंट लूजेस। द ओनली विनर इज जो कि इस सिस्टम को चीट करते हैं। और फिर होता यही है कि इस सिस्टम के अंदर एजेंसियों के पास जो एनफोर्समेंट आर्म है वो कोई इंस्पेक्टर्स टाइप के लोग होते हैं। तो वो फिर बजाय इसके कि लोगों को रेगुलेट करें, वो उनसे भत्ते इकट्ठे करते हैं। तो जो जाली मसाले बेच रहा है वो बेचता रहता है, लेकिन वो इंस्पेक्टर को भत्ता देता है। जो जाली दवाइयां बेच रहा है वो भी बेचता रहता है, वो भी किसी को भत्ता देता है। तो आपका जो कंप्लाइंट सेक्टर है वो खत्म होता जाता है, कम होता जाता है,
नॉन कंप्लायंट सेक्टर कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है, और उसका फायदा जो है, जो चीटर्स होते हैं, वो बेशक सरकारी मुलाजिम चीटर्स हो कि प्राइवेट सेक्टर के चीटर्स हो, वो इसका बेनिफिट उठाते हैं। तो कितनी गलत बात है। बहरहाल ये वी आर कॉट इन दिस रट राइट नाउ। नहीं तो फिर इसको ठीक कैसे किया जाए? मुकरम साहब, आपने इस पे 5 साल काम किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मुझे तो लग रहा है, चलो पहले इस तरह देख लेते हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये हमारी इकोनॉमी का सांस फूक रहा है, ये रेगुलेशन। मुझे लगता है कि जो नौजवान तबका है उसको नौकरी इस वजह से नहीं मिलती कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इन्वेस्टमेंट इस वजह से नहीं होती कि वो पूछ-गिछ का निज़ाम इतना गंदा है। 6-6 महीने, साल-साल लोग फाइलें लेके, बल्कि 2-2 3-3 साल फाइलें लेके फिर रहे होते हैं। फिर इंस्पेक्टर आ रहे होते हैं, फिर इंस्पेक्टर भत्ते लेते हैं, फिर फाइलों वाले भत्ते लेते हैं, फिर मैनेजरों वाले भत्ते लेते हैं। वो एक इन्वेस्टमेंट होते-होते 3-4 साल लग जाते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो नौकरी कैसे मिलेंगी? और अगर यूथ ने खुद अपना कोई कारोबार करना है तो उनको भी इन्वेस्टमेंट के निज़ाम में फँसा देते हैं। किसी ने घर बनाना है, हमने हिसाब लगाया, उसमें भी साल लग जाता है परमिशन लेते-लेते। किसी ने दवाइयों की दुकान लगानी है, उसमें भी 2 साल लग जाते हैं परमिशन लेते-लेते, वगैरह-वगैरह। तो ये जो परमिशनिस्तान है, और ये जो इसमें जो नुकसानात हैं, जो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा एक नुकसान है इकोनॉमी को। मैंने तो गिना है कि मेरा ख़्याल जीडीपी से भी ज़्यादा नुकसान है इसका। तो ये इसमें क्या हम तरक्की कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो इसमें देर क्यों है? क्यों नहीं ये हो सकता कल? डॉक्टर साहब, दुनिया में जहां पे भी डीरेगुलेशन की गई है, वो टॉप मोस्ट लेवल जब तक उसको डायरेक्टली स्टीयर ना करे, तब हुँ, तक वो नहीं होती है। हुँ, बिकॉज इवन जो डिपार्टमेंट के सरबराहान होते हैं, उनको फायदा है ओवर रेगुलेशन से, क्योंकि उनके पास लोग आते हैं, दरखास्तें लाते हैं, सिफारिशें लाते हैं, सलाम करते हैं। जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी पसंद आता है कि जी उनके आगे पीछे लोग पर्चियां उनकी लेके जाएं तो उनके काम हो। तो ये आपको बहुत कंट्रोल देता है। दुनिया में जहां पे भी डीरेगुलेशन हुई है, तो टॉप मोस्ट लेवल जो है, जो प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट का सिस्टम है, वो जब तक डायरेक्टली इसकी ओनरशिप नहीं करता है, स्टेयर नहीं करता है, तो हुँ, डीरेगुलेशन नहीं होती है। क्योंकि जो महकमे हैं, उनके इतने बड़े इंटरेस्ट हैं, वो इतने बड़े बेनिफिशियरी हैं कि वो इसको सैबोटैज करते हैं, अनलेस के ये टॉप मोस्ट लेवल पे ओनरशिप हो। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो वो ये है कि डीरेगुलेशन कैन ओनली बी डन एट गन पॉइंट। जब तक आप गन पॉइंट के ऊपर रिफॉर्म नहीं कराते हैं, डीरेगुलेशन नहीं कराते हैं, तो दुनिया में नहीं होती है, या होती है तो वो 6 महीने में, साल में ब्यूरोक्रेसी उसको रिवर्स कर देती है, और चीजें हुँ, गो बैक टू स्क्वायर वन। और ये हुँ, मैंने जो अरसा गुजारा है इसको लीड करते हुए, उसमें देखा है कि जी कोई चीज हुई भी होती है, और फिर ब्यूरोक्रेसी को चक्कर चला के उसको वापस अंडू कर देती हुँ, हुँ। तो फिर इसका क्या किया जाए? आपने क्या हल निकाला है? कोई हल है इसका कि नहीं? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर तो जो हैं, वो मेरा ख़्याल कभी इसमें नहीं ज़ोर लगा सकते, क्योंकि वो इतने पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं, इतने फँसे होते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स का इतना कंट्रोल उन पे होता है। मेरा तो ख़्याल है ऐसा लीडर जो अर्जेंटीना में मिले ही आया है, या डोनाल्ड ट्रंप जो है, ऐसा कोई लीडर मुझे तो नहीं नज़र आता अगले 10, 15, 20 साल में आता हुआ। शायद बहुत देर के बाद आ जाए कोई। तो क्या हम 10, 15, 20 साल चल सकेंगे ऐसी मार्केट में जहाँ इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो हमारा तकरीबन अब 12% हो गया? सरकारी इन्वेस्टमेंट लगा निकाल दें तो 8% तकरीबन इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो है। इंडिया का इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो मुकर्रम साहब 30% है। अगर देखें इन्वेस्टमेंट से मुल्क चलता है, चीन का है 40%, बांग्लादेश का 25%, हम 8% पे कहाँ जाएंगे? हमारी जो नौजवान आबादी है वो कहाँ जाएगी? कैसे नौकरियां करेगी? कैसे जिंदगी काटेगी? अगर सारा काम भत्तों पे चलना और सारा काम चलना है रेगुलेशन पे, और हम वेट करते रहेंगे कोई लीडर आए, तो ये तो मेरा ख्याल बहुत मुश्किल काम है। क्या करें? है। डॉक्टर साहब, ये जो मुझे खबरें आ रही हैं वो ये है कि जो करंट लीडरशिप है वो भी अवेयर तो हैं इस इशू के, और हम्म, उन्होंने इसके ऊपर कुछ मीटिंग्स भी की हैं, लेकिन वो एक आपने भी नोटिस किया है, देखा है कि ये काम कंसल्टेंट्स के हवाले कर दिया जाता है कि जी ये फॉरेन कंसल्टेंट जो हैं वो आएंगे और वो कोई एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। और वो जो फॉरेन कंसल्टेंट होते हैं उनका कोई इंटरेस्ट आउटकम्स वगैरह में उस तरह से नहीं होता है। उनका ये होता है कि हमारी 6 महीने या साल की असाइनमेंट है, इतने डॉलर हैं, हम 2-4 रिपोर्टें बना देंगे, 3-4 वर्कशॉप्स करा देंगे, अपने पैसे गिनेंगे, जेब में डालेंगे, चले जाएंगे। सो इसमें जो टीम चाहिए होती है वो भी लोकल चाहिए होती है। जब तक लोकल
टीम इसकी ओनरशिप ना ले और वो अपने आप को फील ना करें कि जी हम अकाउंटेबल होंगे इसके, तो चीजें आगे नहीं बढ़ पाती हैं। सो द प्राइम मिनिस्टर इज हैज बीन कंडक्टिंग मीटिंग्स ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उन्होंने कुछ की हैं। जो पिछली हुकूमत थी उसके अंदर भी कुछ इस तरह की चीजें हुई थी और चीजें चली भी थी। उसमें ये हो रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के थे वो हर महीने इसके ऊपर खुद प्रोग्रेस की मीटिंग लेते थे, और प्रोग्रेस की मीटिंग जनरल नहीं होती थी, बड़ी स्पेसिफिक होती थी कि जी जो इशू फंसे हुए हैं आप सामने लेके आए ताकि हम उसके ऊपर रेजोल्यूशन करें। तो ये काम इसी तरह से होता है कि इशू वाइज हाईएस्ट लेवल पे चीजों को मॉनिटर किया जाता है, डायरेक्टिव्स इशू किए जाते हैं, टाइमलाइंस दी जाती हैं, तब जाके ये वाला काम होता है। पर वरना मुकरम अगर साहब, ये मीटिंग मीटिंग तो हम खेलते रहे 77 ईयर्स, 77 साल से हम मीटिंग मीटिंग खेल रहे हैं। रोज अखबार में पिक्चर आ जाती है, टीवी पिक्चर आ जाती है, मीटिंग हो रही है, 500 बंदा बैठा हुआ है, जिनमें से 400 को पता भी नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ फोटो खिंचाने आए हैं। प्राइम मिनिस्टर उंगली उठा के उंगली चला रहा है। मेरा तो ख्याल दुनिया में ऐसे काम नहीं होता, मैंने तो कम से कम नहीं देखा। मैं तो 30-40 साल बाहर रहा हूँ, देखा है दुनिया को काम करते हुए, IMF में रहा हूँ, IMF में काम करते देखा है। कभी ऐसे काम नहीं होता। काम होता है तो फिर वो नीचे से होता है काम। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये कंसल्टेंट का निजाम मुझे समझ नहीं आता। अब मेरा ख्याल है कि, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, BOI के साथ तो मेरा ख्याल को 5-6 या बहुत सारे कंसल्टेंट जुड़े हुए हैं पिछले 10-15 साल से। मैं अगर सोचूं, रफ गेस, मेरा ख्याल $100 मिलियन तो खर्च हो चुका है उन कंसल्टेंट्स पे। तो कंसल्टेंट तो बड़े मोटे हो गए हैं, पर रेगुलेशन, इमरान खान ने, आप ठीक कहते हैं, उन्होंने मीटिंग ली, शहबाज शरीफ भी मीटिंग ले रहे हैं, मीटिंग तो ले रहे हैं, बट पेशरफ्त कोई हुई है? कोई रेगुलेशन कम हुई है कि नहीं हुई? जी, जैसे आप कह रहे थे कि जी ये नीचे लेवल के ऊपर काम होता है, तो जब भी हमने काम होते देखा है तो उसमें ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जूनियर या मिड टियर के ऑफिसर्स होते हैं, उनको अगर आप चेंज एजेंट बना लें, उनके ज़हन में ये बात सरायत कर जाए और वो इसको ओन करें, तो चीज़ें मूव होना शुरू हो जाती हैं। जो पाकिस्तान ने 2019 में, 20 में 2 साल ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के अंदर बड़ी अच्छी प्रोग्रेस की। ऑल्दो वो इंडिकेटर जो हैं, उसके ऊपर भी कुछ लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान जो है उसने अच्छी रिफॉर्म्स उस ज़माने में जो मेजरेबल थी, वो की। तो उसके अंदर यही था कि जो मुख्तलिफ महकमे थे, उसमें डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर्स जो थे, मेल्स एंड फीमेल्स, दे हैड बीन इन्वॉल्व्ड और वो खुद ओन करके आगे चीज़ें लेके चल रहे थे। तो आपको पूरा इसमें एक निज़ाम बनाना पड़ता है, जिसमें नीचे लेवल पे चेंज एजेंट्स हों और टॉप लेवल पे उसकी सपोर्ट हो, तो फिर ये काम होता है। फॉरेन कंसल्टेंट्स के साथ मैंने नहीं देखा है कि कोई इसमें पर प्रॉब्लम। फॉरेन कंसल्टेंट तो शहबाज साहब रोज बुलाते हैं। शहबाज साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मेरे ख्याल को 10-15 फॉरेन कंसल्टेंट इकट्ठे किए हुए, डिलीवरोलॉजी भी बनाई हुई है, एक माशाल्लाह माइकल बाबर भी है, तो स्टेफन डर्कन भी है, तो अब जेकब स्कॉट भी है, तो मैकिंजीज भी है, तो किम ऑनिक्स भी है। तो मैं तो गिनता जाता हूँ, मेरे ख्याल मुझे 10 मिनट लग जाएंगे, मैं और नहीं बोलता, पर बहुत सारे कंसल्टेंट बैठे हुए। वो कंसल्टेंट माशाल्लाह मोटे होते जा रहे हैं। उन्होंने, मेरे ख्याल, कंसल्टेंट को हर साल मेरा ख्याल तकरीबन $1 बिलियन मिल जाता है। वो खुश खुश जाते हैं बहुत। पर हमारा काम नहीं चलता। पर मैं एक और तरफ चलता हूँ कि मुझे बताइए कि मिलई अर्जेंटीना में है, उसने ठा करके डीरेगुलेशन कर दी। रेगन आया था अमेरिका में, उसने ठा करके डीरेगुलेशन कर दी। मैगी थैचर आई थी, उनको कोई टाइम नहीं लगा, 1-2-3 साल में उन्होंने काम खत्म कर दिया था। ठीक है ना? और ठा करके उन्होंने चीजें की। ये हमें क्यों इतनी देर लगती है? मैं सुनता हूँ टर्म, एक कंसल्टेंट कहते हैं रेगुलेटरी मैपिंग करो। मतलब वो 10 साल लगा देंगे रेगुलेटरी मैपिंग में, एक एक चीज को उन्होंने डॉक्यूमेंट करना है, फिर नक्शे बनाने हैं, फिर नक्शे देके सॉफ्टवेयर में जाना है। तो उतनी देर में तो हमारी इकोनॉमी बैठ जाएगी जी, उतनी देर में तो क्लाइमेट चेंज आ जाएगा। क्या करेंगे हम करम साहब? क्या ये रेगुलेटरी मैपिंग ही करते रहेंगे? अच्छा, इसमें और ये इंटरेस्टिंग रेगुलेटरी मैपिंग होती क्या है? ये भी समझा दें, रेगुलेटरी मैपिंग होती क्या है? मुझे प्लीज समझ आ जाए क्या होती है। अच्छा, इसमें जो आपने बात की ना कंसल्टेंट्स की, तो उसके अंदर मैं तो मोरिद इल्जाम अपने जैसे सिविल सर्वेंट्स को ठहराता हूँ, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स को बड़ा एक शौक होता है कि हम खुद हमें मेहनत ना करनी पड़े। हम कहें कि जी हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है, तो इंटरनेशनल कंसल्टेंट चाहिए। अब वो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज होती हैं, उनके साथ भी अच्छे रवाबित होते हैं सिविल सर्वेंट्स के।
वो भी खुश होते हैं कि जी हम कोई जो फंड्स आए हुए हैं उसमें कुछ अपने कंसल्टेंट्स वगैरह हायर करा लें। तो ये जो कंसल्टेंट वाली गेम है ये सिविल सर्वेंट्स और डोनर एजेंसीज मिलके खेलती हैं और वो पोर्ट्रे यही करती हैं कि जी इसी से वे फॉरवर्ड है, अदरवाइज नहीं है। हालांकि जैसे आपने बताया कि जी अगर काम करना चाहें तो ठा करके भी काम हो जाते हैं। जैसे अभी हमने कुछ एग्जाम्पल देखे भी हैं और मेरा ख्याल है, मुझे काफी होप होप है कि अमेरिका में इस दफा जो होने जा रहा है तो बहुत सारे लोगों के लिए एक गुड केस स्टडी बनेगा कि जी अगर आपने डीरेगुलेशन करनी है तो ये कर सकते हैं। और जो आप पर बात कर मुकरम रहे हैं। साहब, रेगन वाज अ गुड केस स्टडी। रेगन ने आते साथ ठा करके कितनी चीजें खत्म कर दी। मैगी थैचर ने कोल माइनर्स को खत्म कर दिया, यूनियंस को खत्म कर दिया। उसने सारे बैंकों को, रेगन ने बैंकों की रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी। उन्होंने हजार एयरलाइन की डीरेगुलेशन, एयरलाइन रेगन के जमाने में डीरेगुलेट हुआ था। मुझे याद है एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने स्ट्राइक भी की थी, रेगन ने कहा कर लो कोई बात नहीं, मैं तुमसे लड़ लूंगा। मैगी थैचर ने, जब माइनर्स स्ट्राइक की, मैगी थैचर ने कहा तुम स्ट्राइक करो, चलो मैं इलेक्शन कॉल करती हूँ। और इलेक्शन का टॉपिक ये होगा कि तुम साले माइनस का कंट्रोल होगा कि नहीं। वो हार जीत गई इलेक्शन, उसने उनको खत्म कर दिया। देखिए, ये जब तक आप पब्लिक के सामने बातें नहीं लेके आते उनका नुकसान क्या है। अब मुझे बताइए, इस मुल्क में एक और बड़ी मुसीबत है। अभी अभी तक पटवारी जिंदा है। पटवारी टोडरमल की जात थी मेरा ख्याल है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। टोडरमल मेरा ख्याल कब था जी? वो मेरा ख्याल अकबर 16वीं सदी में बादशाह, था अकबर या बादशाह के पता नहीं। जमाने में। ठीक है ना? जी तकरीबन टोडरमल 500 की साल, जात। 500 साल, है जी? 500 साल। हाँ। और 500 साल से वो पटवारी का लट्ठा चल रहा है। डिजिटल एज में पटवारी चल रहा है, फर्द हो रही है, फर्द वो लिखी होती है फारसी में जो वैसे पढ़ी भी नहीं जाती। उसके कुछ दरख्तों शख्तों के निशान होते हैं। पता यार, ये आजकल के जमाने में मुझे पता है कितना मुश्किल है ये काम करना। हमारे पास मेरा ख्याल कम से कम मैं 5,000 आईटी के बच्चे गिन सकता हूँ, ये काम कर सकते हैं 6 महीने के अंदर। तो ये आप क्यों नहीं, बिल्कुल ये ठीक कह छोटा। रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टेक्निकल लेवल पे ये काम करना मुश्किल नहीं है, बट इसको एज अ चेंज गवर्नमेंट के अंदर इन प्लेस कराना और स्टेबलाइज कराना, रूट्स डेवलप करना, वो बड़ा मुश्किल काम। जो लोग देखिए मुझे बैठे हुए बताइए, हैं उसके अब माफियाज ये है ना जी, जो बेनिफिशियरी हैं वो माफियाज हैं। ये मुझे बताइए, अगर हुकूमत आज शहबाज शरीफ साहब ऐलान कर दे कि कल से एनओसी का निजाम खत्म है और आप सिर्फ वेबसाइट पे जाके रूल्स देखें, रूल्स फॉलो करें और चलें। जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, अगर मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मुझे एम्पायर से एनओसी नहीं लेना पड़ता, मुझे रूल्स पता है। अगर मैं साला नो बॉल या वट एवर हिट विकेट करूंगा या एलबीडब्ल्यू करूंगा, मुझे रूल्स पता है। मैं आउट हो गया, एम्पायर ने उंगली उठाई, बात खत्म हो गई। बहुत से बहुत टीवी चैनल पर रिप्ले हो गया, इट्स ओवर। ठीक। ये क्या हम नहीं कर सकते आजकल के जमाने में? एनओसी खत्म कर दें, कहे भाई ये निजाम है, इस पे आप चलोगे, अगर कोई गलती हुई तो हम आपको जेल में डाल देंगे, खत्म बात। ये कितना मुश्किल काम है। जो एनओसी, मैंने सुना है जी, एनओसी मुझे बताया था किसी ने कि वो एक थिंक टैंक बना रहे थे इन स्कर्दू समवेयर, पहाड़ों में। उनको एनओसी लेना पड़ा कोस्ट गार्ड से। अब कोस्ट गार्ड का वहां से क्या ताल्लुक है? तो ये जो एनओसी का निजाम है, एनओसी इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये नहीं है कि मैं कोई रूल बता रहा हूं, उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है कि साहब का इस वक्त मूड क्या है, साहब की बीबी से लड़ाई हुई है कि नहीं, साहब ने को पेट में दर्द है कि नहीं, साहब को कोई गुस्सा चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा हुआ। एनओसी नहीं देगा, फिर साहब मिलता भी कि नहीं मिलता, फिर साहब के पास आपको 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। और 10 चक्कर हमने गिना, हर चक्कर का कॉस्ट होता है, हर चक्कर की टेंशन होती है, हर चक्कर की वगैरह। तो ये चीज, और प्रोजेक्ट डिले की ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट डिले होता है तो फिर ऑब्वियसली आपका नुकसान भी होता है। तो मुझे बताइए, एनओसी अबॉलिश करना कितना मुश्किल काम है? इसके लिए रेगुलेटरी मैपिंग चाहिए। नहीं, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए रेगुलेटरी मैपिंग नहीं चाहिए। और वो जो हमने की थी पिछले हुकूमत में, 122 रिफॉर्म्स हमने मुकम्मल की थी, उसमें हमने कोई रेगुलेटरी मैपिंग नहीं की थी। व्हाट वी वर डूइंग वाज कि हम बिजनेसेस के पास, एसोसिएशंस के पास जाते थे और हम कहते थे बताएं जी आपको डे टू डे फंक्शनिंग में क्या क्या मसाइल आते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बॉदर करती हैं, किस में ज़्यादा टाइम लगता है। और वो खुद ही हमें बता देते थे कि जी हमें ये तकालीफ हैं, ये मसाइल हैं। उसकी हम खुद देख के कि जी इसमें क्या रिफॉर्म हो सकती है, करा देते थे। लेकिन इशू जो है वो वही वाला है कि जी ओवरकमिंग द ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस
वो मुश्किल इसलिए भी हो जाता है कि फिर उसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट कोर्ट में जाके कोई केस करके स्टे ले लेते हैं, अखबारों में कोई एक आर्टिकल लिखवा के उसको स्कैंडलाइज कर देते हैं कि जी ये हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, क्योंकि जो बेनिफिशियरी है बड़ा स्ट्रांग माफिया है और वो इसको सैबोटेज करने के लिए हर हद तक चले जाते हैं। आपके एक साथी जो हैं, जो ये स्लज सीरीज पे काम कर रहे थे, अहमद वकार कासिम, अब वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाके यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मेरी पिछली उनसे मुलाकात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि मुझे नहीं अंदाजा था कि ये इतना मुश्किल होगा, हम तो समझते थे कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, लेकिन मैं खुद उस सीट पे आ गया हूं जहां पे हमने ये करना है, तो मुझे अचानक अंदाजा हुआ है कि यहाँ पे कितनी रेजिस्टेंस है और कितने मसाइल हैं। नहीं, पर एक बात बताइए, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ, पर एक बात बताइए, आपने एक चीज मुझे सिखाई थी जो मुझे नहीं पता था, तो आई गिव यू फुल क्रेडिट फॉर इट। एक चीज है RLIC, और आपने ये सारी चीजें आइडेंटिफाई भी कर ली थी। ये बताइए क्या होता है RLIC? जो ये RLCO हम इसको कहते थे। RLCO, सॉरी सॉरी, मेरी जी जी गलती। जी जी। आर फॉर रजिस्ट्रेशन, कि कहीं पे आपने पाबंदी लगाई होती है, रजिस्ट्रेशन करानी है, तो RL इज लाइसेंस, के कहीं पे लाइसेंस लेना पड़ता है। सी राइट। इज सर्टिफिकेट, जो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। एंड O इज अदर परमिट्स, तो दूसरी टाइप के भी परमिट्स होते हैं। तो ये मेनली हमने 4 कैटेगरीज बनाई थी कि रजिस्ट्रेशंस हैं वो आपने चेक करनी है, जरूरी है या नहीं है। लाइसेंसेस जो हैं वो आपने चेक करने हैं, बड़ा अच्छा एनओसी काम चेक है, करनी यानी कि है। आपने मैपिंग तो कर दी। अब ये जो मैपिंग फिर करने चले हैं, जो $10 मिलियन लगेंगे मैपिंग पे, जो एक एक जगह वो मैप बनाएंगे, फिर कुछ सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में डालेंगे, फिर सॉफ्टवेयर से निकालेंगे। आप मुझे बताइए, इस वक्त जो आपने बताया रिस्ट्रिक्शंस, हमें पता है रिस्ट्रिक्शंस क्या है? क्या हम उन रिस्ट्रिक्शंस को एकदम नहीं खत्म कर सकते? क्या मसला है? कैबिनेट में ले जाएं ये रिस्ट्रिक्शन जाली हैं, या ये रिस्ट्रिक्शन, मैं एक चीज पे बड़ा, मैं अब तो एक चीज बड़ी सिंपल हो गई है कि वेबसाइट पे आप रूल्स लगा दे, मैं जाके फॉलो करूं। जैसे अभी मैं एक वीजे के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सारे रूल्स लगे हुए, मैंने 2 दिन लगाए, मैंने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर ली है। कल सुबह जाके मैं डिपॉजिट कर दूंगा और इंशाल्लाह डिसीजन आ जाएगी। क्या हम ये काम नहीं कर सकते कि एप्लीकेशन पड़ी हुई है, उसके बिल्कुल ऊपर कर लिखा सकते हुआ है, और रजिस्ट्रेशन कितनी मुश्किल काम है, रजिस्ट्रेशन क्यों देर लगती है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। ये मॉडल्स मौजूद हैं। एक सेल्फ कंप्लायंस मॉडल होता है, जिसमें आप वेबसाइट पे जाते हैं, वो पूछता है कि जी आपके पास ये है, ये है, ये है, आपकी फलाना इंस्पेक्शंस हुए हुए हैं फ्रॉम द बस थर्ड पार्टीज वगैरह। अगर आप उसको टिक ऑफ कर देते हैं, वो कहता है जी गो हेड, आप शुरू कर दें काम। उसके बस बाद खत्म। ये हो सकता है कि जी उनका 3 महीने में, 4 महीने में कोई फिर इंस्पेक्टर या मुझे ऑडिटर बताइए, आ जाए और वो चेक कर ले। रजिस्ट्रेशन का आप एक सिंपल रूल बना के कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट क्लियर कर दे, तो निजाम खत्म हो जाएगा। कहेंगे सब कुछ वेबसाइट पे होना चाहिए, किसी दफ्तर जाने की जरूरत। मैं मुकरम साहब, जो मैं लोगों को बताता हूँ, आप भी माशाल्लाह बाहर रहे हो, आपने भी देखा है, मैं 40 साल अमरीका रहा हूँ, 5 साल वलायत रहा हूँ। मैंने कभी सरकारी अफसर दफ्तर का अंदरून नहीं देखा, और किसी सरकारी अफसर से नहीं मिला। लाइसेंस बनवाना था, शॉपिंग मॉल में लाइसेंस की जगह होती थी, वहां जाते थे, काउंटर पे बनवा लेते थे। कोई और काम करना, घर खरीदा, मैंने घर खरीदा भी, बेचा भी, जब इतने साल बाहर रहा। तो मसला क्या, घर खरीदा, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लॉयर के पास गए, उसने सब काम कर दिया, आपने उसको फीस दी, 2 हफ्ते के बाद, हफ्ते के बाद वापस आए, साइन किया, पैसे बैंक ने डिपॉजिट कर दिए, खत्म हो गई बात। ना कोई डीसी रेट है, ना कोई फर्द है, ना कोई कुछ है। वही। अच्छा, एक दफा मुझे ये भी याद है कि लॉन्ग टाइम को 2000 में एक चीज थी, डॉक्यू साइन। अभी भी, आजकल भी है डॉक्यू साइन, के डॉक्यू साइन पे आप साइन कर दें, कहीं भी बैठे हो, चाहे आप बैठे हो टिम्बकटू बीच में बैठे हुए, आप डॉक्यू साइन पे साइन करें, आपका कॉन्ट्रैक्ट वहीं से सारा पूरा हो गया। तो ये क्या हम नहीं कर सकते? ये 2000 में काम हुआ हुआ था। आज 2025 में हम डॉक्यूसाइन नहीं यूज कर सकते, हमें जाके टेस्टेशन करनी पड़ती है ग्रेड 17 के अफसर के पास। मुझे बताएं, मैंने एक दफा कोविड के जमाने में अपनी बहन के लिए कोई काम करना था, कसम खुदा की, कोविड के जमाने में जाके अफसर ढूंढने पड़े, 2-3 अफसरों को मैंने जाके तंग किया, उनसे अटेस्टेशन कर। ये क्या निजाम है? अटेस्टेशन खत्म नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, और कॉलोनियल सिस्टम्स जिन मुल्कों में थे हमारे अड़ोस पड़ोस में, उसमें खत्म हो गई है।
इसी तरीके से ये आप तो अमेरिका की बात कर रहे हैं, उस पे शायद कुछ लोग ये बोले नहीं जी वो फर्क मुल्क है, लेकिन जो हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे जैसे मुल्क हैं, या वियतनाम है, या थाईलैंड है, या मलेशिया है, जहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हुई है, दे हैव गॉन फॉर मैसिव डीरेगुलेशन। और फॉर एग्जांपल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में हमारा नंबर होता था 147, हमने बड़ी मेहनत की तो उसको हम ले आए 108 तक, 39 पोजीशंस में कम की हमने। लेकिन 108 भी कोई फ्लैटरिंग चीज नहीं है, बहुत पीछे है। जबकि हमारे मुकाबले में मलेशिया, जो कि इज अ सिमिलरली और इवन मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, क्योंकि वहाँ पे मजहब भी मुख्तलिफ हैं, जुबानें भी मुख्तलिफ हैं, वो किंगडम्स हैं, मल्टीपल किंगडम्स हैं जो कि फेडरेशन की सूरत में रहती हैं, तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12वें नंबर पे था। तो अगर वो इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जो है नंबर 12 पे जा सकती है, और हम 108 पे छलांगे लगा रहे थे कि देखिए हमने इतना इंप्रूव कर दिया, तो वी हैव अ लॉट ऑफ मॉडल्स इन मलेशिया, इन थाईलैंड, इन वियतनाम, इन इंडिया, जिन्होंने मैसिव डीरेगुलेशन की, जिससे प्राइवेट सेक्टर अनलॉक हुआ और फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ गई, इनफॉर्मल इकोनॉमी कम हो गई, मुल्क को भी फायदा हुआ, हुकूमत को भी फायदा हुआ, लोगों को भी फायदा हुआ। The challenge is how to overcome the resistance। जो ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस वाला है, जिसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वार्टर से रेजिस्टेंस आती है, तो वो एक चैलेंज है। अगर पर देखिए मुकरम साहब, सम रेगुलेशंस आर सो स्टूपिड। मैंने अभी एक नई गाड़ी खरीदी, बड़ी मुश्किलों से एक नई गाड़ी खरीदी, बड़ी खुशी हुई, डीलर से जाके दी। डीलर साहब ने कहा अच्छा जी जाएं अंगूठा लगवाएं। मैंने अंगूठा भी लगवा लिया जाके ड्यूटीफुली, गाड़ी का विन नंबर भी आ गया उसके साथ, सब कुछ हो गया। फिर मुझे उसका फोन आता है कि भाई अभी तो अच्छा नंबर प्लेट भी मैंने बनवा ली। वो कहते ये ठीक नहीं है, रजिस्ट्रेशन होनी है गाड़ी की। मैंने कहा यार वो अंगूठा भी लगा दिया है, विन नंबर प्लेट भी, अब मसला क्या है? नहीं जी नहीं, वो अब आप महीने के बाद आए। फिर महीने के बाद में गया, उसने कहा नहीं जी वो आपकी रसीद कहाँ है? मैंने कहा रसीद यार वो आपने मुझे दी थी, रसीदें मैं कहाँ सेव करता हूँ? नहीं, जब तक ओरिजिनल रसीद नहीं आएगी आपकी गाड़ी रजिस्टर नहीं होगी। मुझे बताएं, मेरे 1.5 महीना जाया हो गया इस काम में, गाड़ी पे। मैं बता रहा हूँ मैंने 1980 में पहली गाड़ी अमेरिका में खरीदी थी। 1980 में, आज से कितने साल पहले? आज से 45 साल पहले। 45 साल। वो गाड़ी की सिंपल सी एक रजिस्ट्रेशन बुक थी, उस पर साइन किया, दूसरे बंदे ने साइन किया, मैं ले गया। वो जैसे मैंने कहा शॉपिंग मॉल वगैरह भी होती है वो रजिस्ट्रेशन की चीजें, आप जाके उसको कहते हैं यार ये कर दे, और कई तो ड्राइव थ्रू होते हैं। मैं ड्राइव थ्रू में गया, मैंने उसको पकड़ाया, उसने कहा ठीक है खत्म हो गई, $25 दो, आईडी कार्ड दिखाओ वगैरह जो भी कुछ चीजें होती हैं। उसने जब वेरिफिकेशन कर ली, उसने कहा खत्म हो गई बात, अब तुम ले जाओ, अगर कोई कार्ड शार्ड कोई चीज आना है तो मेल में आ जाएगी। तो मुझे बताया 1980 में वहां इतना आसान काम था, फिर मैंने बेची भी, कोई मसला नहीं वहां इतना। अभी हमारे यहाँ आज ये मसला है, क्या ये काम भी नहीं ठीक हो सकता है स्ट्रोक? डॉक्टर साहब यही है कि इसके बेनिफिशियरी हैं बहुत सारे इंस्पेक्टर्स और ऑडिटर्स और क्लार्क्स और वो सारे लोग जो उनके दफ्तरों में हैं, वो तो बेनिफिशियरी हैं इन द सेंस कि जी उनको को पैसे वैसे मिल जाते हैं। अफसरों का ऊपर टैका होता है, जो पैसे नहीं भी लेता है तो उसको ये तो होता है कि जी मुझे फोन आएंगे, लोग सिफारिश करेंगे, मेरे रिश्तेदार हैं। सो नोबडी वांट्स टू लेट गो ऑफ देयर टर्फ। इसीलिए मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि इट हैज टू बी ड्रिवन फ्रॉम द वेरी टॉप, जिनका ये है कि जी मेरी हुकूमत जो है उसमें अगर ये चीजें ठीक हो जाएंगी तो मुझे क्रेडिट मिलेगा, और पर मेरे इधर तो फिर मैं फंड। आपके साथ एक और बात भी करना चाहता हूँ। जी जो जी। टॉप से मसला ये है कि मेरे इकोनॉमिस्ट भाई भी जो है, मैं नाम नहीं लेता, पर मेरे अक्सर इकोनॉमिस्ट भाई मेरे से लड़ते हैं। वो कहते हैं भाई डीरेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत गंदी चीज है, हमें मार्केट से बहुत डर लगता है, तो मार्केट को फ्री नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ भाई मार्केट को तुम फ्री ना छोड़ो, पर ये बताओ तो मार्केट पे तो फिर बाबू बैठेगा। नाउ इट्स बाबू और मार्केट, तो आप क्या करना चाहते हैं? मसला ये है कि हमारे लीडरान को भी ये हमारे जो मुफक्किर है कंफ्यूज करते हैं। अब की क्या राय है, डीरेगुलेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मेरे इकोनॉमिस्ट भाई ठीक है, क्या बाबू को मार्केट कंट्रोल करनी चाहिए या कि डीरेगुलेशन होनी चाहिए? इसके साथ साथ एक सब्सिडी इसके साथ जुड़ा हुआ ये सवाल है कि अगर हमने रेगुलेशन रखनी है, और मैं मानता हूं कुछ चीजों पर रखनी है। देखिए रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? मेरे नजरिए में तो रेगुलेशन का मतलब रूल्स ऑफ द गेम। ठीक है, मैं कहता हूँ आईसीसी रेगुलेट कर रही है क्रिकेट को, उन्होंने रूल्स ऑफ द गेम बना दिए, अब वो रोज रोज आके तंग नहीं करते,
रूल्स ऑफ द गेम बने हुए हैं, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैंने उसी रूल पे खेलना है। मेरी गेम के दौरान रूल नहीं बदलता। मैं जब जाता हूँ खेलने, खैर मैं तो बेचारा खेल नहीं सकता, बट इमरान खान वगैरह जब बाबर आजम वगैरह जाते हैं तो रूल बदलता नहीं है, इनके लिए रूल वही होता है। और कोई भी क्रिकेट खेलो, चलो मैं अपनी घर की क्रिकेट तो खेल सकता हूँ, वहां भी रूल्स होते हैं। तो रेगुलेशन तो रूल सेट करना होता है मेरे ख्याल में। परमिशन का निजाम, रूल का निजाम, दो डिफरेंट चीजें। तो आप इस पे जरा करिए ना कि हमारे मेरा ख्याल इकोनॉमिस्ट है भाई कि इतना आपने क्यों शोर। जी जो जो आपने सवाल किया था, काफी हद तक तो आपने जवाब खुद ही दे दिया है। जो हमारे इकोनॉमिस्ट भाई ये कहते हैं कि फ्री मार्केट को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, वो एक छोटा सा उनका वैलिड पार्ट है, बाकी नहीं है। वो यही वाला है कि जी रूल्स जरूर होने चाहिए। और मैं जो इसमें टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ वो करता हूँ स्मार्ट रेगुलेशन, रादर देन ये जो कॉलोनियल रेगुलेशन है, जो प्रिमिटिव रेगुलेशन है, इससे आप ट्रांसफॉर्मेशन करें और स्मार्ट रेगुलेशन के ऊपर चले जाएं। अब देखिए ना, आपके एक जब मैंने या आपने भी शुरू में बैंक में किया होगा 30-40 साल पहले, तो बैंक में आपको अपना चेक लेके एक लाइन में खड़ा होना पड़ता था। और लाइन जो है वो जो टेलर का काउंटर होता था, कैशियर का काउंटर होता था, उसमें आपका बारी आते हुए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगता था। और उसके बाद आपकी बारी आती थी। तो वो बैंक्स ने अपने कंट्रोल रखे हुए थे। अब ये नहीं हुआ है कि बैंक ने अपने कंट्रोल खत्म कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने उसी चीज को ऑनलाइन के तौर पे कर दिया है कि आप फिर लॉग इन करेंगे, उस वक्त आपका ये हो गया है कि जी वो आपके अनलिमिटेड नंबर ऑफ टेलर्स मौजूद हैं। अगर 1,000 बंदा भी साइमल्टेनियसली बैंक की वेबसाइट पे लॉग इन करके कोई अमाउंट ट्रांसफर करना चाहता है, उसको चेंज करना चाहता है, कुछ और करना चाहता है, बिल्स पे करना चाहता है, तो वो सारे के सारे साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। कंट्रोल्स आर देयर, बट दे आर वेरी वेरी स्मार्ट कंट्रोल्स। तो अब आपको फिजिकली जाके और लाइन में आधा घंटा खड़ा होके ये काम नहीं कराना पड़ता है, आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कर देते हैं। तो रेगुलेशन बिल्कुल होनी चाहिए, बट वेरी स्मार्ट रेगुलेशन, जो कि दुनिया में बहुत सारे मॉडल्स मौजूद हैं। इन मुझे बताइए, समझो क्या कि मेरा जो मॉडल है ये गलत है? मैं कहता हूँ जी कि गोरे का जो बड़ा कमाल था ना, जो हमारा नहीं है, कि गोरे ने सारी गेम्स इन्वेंट की। हमने कोई गेम नहीं इन्वेंट की, सारी गोरे ने इन्वेंट की। हम खेलते सब है, स्क्वॉश ले ले, टेनिस ले ले, क्रिकेट ले ले, जो भी कुछ आपने देखे हैं, जैवलिन थ्रो ले ले, ये सारी गोरे ने इन्वेंट की। और ये गेम क्या होती है? गेम सिर्फ रूल्स होती है, और गोरा रूल्स पे आपको खिलाता है। और कभी कभी रूल्स चेंज करते हैं। 36 हॉकी का रूल उन्होंने मेरे ख्याल मेरी जिंदगी में एक ही दफा चेंज किया। क्रिकेट के रूल्स उन्होंने चेंज किए, पर एक नई गेम बनाने की, T20 या T50 या वट, ठीक है ना, रूल्स चेंज करते, बट वो माइन्यूट रेगुलेशन में जाते हैं। और जो एम्पायर्स होते हैं वो क्रिकेटर्स, फॉर एग्जांपल, मैं क्रिकेट का एम्पायर नहीं बन सकता। अगर मैं बनूंगा तो बड़ा बेवकूफ होऊंगा, बिकॉज मुझे गेम नहीं आती, मैं गेम में गंद डाल दूंगा। जो क्रिकेट का एम्पायर होता है उसको क्रिकेट बड़ी अच्छी आती है, या टेनिस का एम्पायर होता है वो साला टेनिस को बड़ी अच्छी तरह जानता है और बॉल को पहचानता है कि कहाँ लगेगा। जैसे कि अगर मैंने टेनिस ज्यादा नहीं खेली, मुझे नहीं पता कि बॉल कहाँ जाएगा, पर जो जिसने बहुत खेली है उसको पता चल जाता है बॉल लाइन से 1 इंच इधर है या 1 इंच उधर है। अच्छा, ये उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ। हमारे यहाँ जो रेगुलेटर्स हैं, हमारे यहाँ रेगुलेटर तो गेम ही नहीं जानते। वो कई दफा ब्यूरोक्रेट्स आके लग जाते हैं, उनको गेम ही नहीं पता। जैसे नेपरा का हेड है, वो लग जाता है। अब बिजली बड़ी कॉम्प्लेक्स गेम है, मुझे तो नहीं पता बिजली, मुझे लगा देंगे बिजली के हेड तो मैं तो मर जाऊंगा। रेलवे का रेगुलेटर जो है बड़ा, तो मैं मानता हूँ रेगुलेटर होना चाहिए, पर रेगुलेटर इज अ रूल सेटर, एंड ही मस्ट नो द गेम, एंड ही मस्ट बी एबल टू वॉच इट वेरी क्लोजली। उसको पता होना चाहिए लाइन। जैसे कि क्रिकेट में मैं भी देखता हूँ क्रिकेट, मुझे भी शौक है देखने का, पर मुझे नहीं पता कि गुगली कब आई है और वो कब आई है। आमिर सुहेल कल मुझे मिला था, उसको पता है, वो खेलता, उसको गेम आती है। तो हमारे यहाँ रेगुलेटर जब लगा देंगे, ये एक बंदे को जिसको गेम ही नहीं पता, जस्ट बिकॉज उसको रुतबा मिल गया, उसको गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, तो रेगुलेटर क्या होना चाहिए बताइए? जी काफी जगहों पे तो फिर ये किया ये जाता है निज़ाम कि जी उनके एक बोर्ड्स बनाए जाते हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है उसके बोर्ड्स बनाए जाते हैं। और उस बोर्ड्स के अंदर एक्सपर्ट्स डाले जाते हैं। तो अगर आप बोर्ड्स बनाएं, रूल मेकिंग की पावर जो है बोर्ड्स को दें, और उसके अंदर एक्सपर्ट्स बैठे हों, एक्सपर्ट्स एकेडमिक्स भी होंगे, सेक्टर के प्रैक्टिशनर्स भी होंगे, लॉयर्स भी होंगे। जैसे एससीसीपी इज सपोज टू हैव अ गुड बोर्ड,
जो उन्होंने अपनी रूल मेकिंग का निज़ाम बनाया है, वो कंटिन्यूअसली आपको नजर आएगा कि इट इज मूविंग फॉरवर्ड रादर देन गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। उसकी हम्म, वजह ये है कि देव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ गुड मॉडल ऑफ अ बोर्ड, जिसके अंदर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी का बोर्ड है उसके अंदर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि टेन्योर बेस्ड अपॉइंटमेंट्स हैं, और वो उसको बेहतर देते हैं। तो ये रेगुलेटर्स के अंदर अगर ये वाला करेंगे कि मुझ जैसा कोई बाबू जो है उसके पास अथॉरिटी हो जाएगी, तो फिर रेगुलेटर का पर्पस खत्म हो जाता है, फौत हो जाता है। उसका पर्पस उसी वक्त अचीव हो सकता है जब उसमें एक बोर्ड हो, एंड द बोर्ड इज पॉपुलेटेड बाय एक्सपर्ट्स, जो कि एकेडमिक्स हों, इकोनॉमिस्ट्स हों, सेक्टर एक्सपर्ट्स हों, लॉयर्स हों, वो मिलके कंसल्टेशन से अगर रूल्स ऑफ द गेम दूसरा जो मुझे एक बहुत ख्याल आता है, मुकरम साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरा ख्याल है कि रेगुलेशन इज अ रिसर्च बॉडी। क्रिकेट वाले जो हैं आईसीसी, वो इतना डेटा इकट्ठा करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, और बड़ा सोच के कंसल्टेशन के बाद वो T20 बनाते हैं, T10 बनाते हैं। जैसे देखें ना, एक बड़ी मजेदार चीज है, फुटबॉल। फुटबॉल में उन्होंने फुटसाल निकाल दिया। ठीक है, फुटसाल क्या है, छोटे फील्ड पेपर, उसके भी रूल्स बड़े सेट उन्होंने किए सोच के, ट्रायल एंड एरर पे। मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल ब्रेक डांसिंग के भी रूल बना दिए, और वो भी चैंपियनशिप अप होती है। तो हम इस तरह क्यों नहीं सोच सकते कि अगर आपने रेगुलेट करना है, लेट्स से आपने रेगुलेट करनी है ड्रैप। अब ड्रैप क्या रिसर्च करती है? उसको मैं नहीं कहता कोई हाई फ्लोटन रिसर्च करें, हम वो एंजाइम शेंजाइम तो बना नहीं सकते। कम से कम अपनी मार्केट की तो रिसर्च करें, क्या क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं। उनके पास तो डेटा कोई भी नहीं है। उनके पास डेटा उनके पोर्टल पे होना चाहिए, हजार किस्म का डेटा कि ये दवाई बन रही है, ये क्या है, इसकी क्या इफादियत है, इसका वगैरह वगैरह। ऑल दीज थिंग्स शुड बी देयर, और कितनी ये बन रही है, कितनी नहीं, एंड दे शुड बी डूइंग स्पॉट टेस्टिंग। वो तो वो करते नहीं है। वो तो सिर्फ परमिशन के ऊपर बैठे हुए हैं कि जी सांप की तरह आओ एनओसी लो, मैं तुम्हें वहां पकड़ूंगा। एक स्पॉट टेस्ट नहीं करते। मैं कहता हूँ कि अगर सिर्फ महीने में हर मार्केट से 10 दवाइयां उठा के उसकी हमें रिपोर्ट दे दे, तो बहुत बड़ी रेगुलेशन हो जाएगी। वो जस्टिस ब्रांडेज ने अमेरिका में कहा था, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। कि आप लोगों को बताएं, बजाय इसके रोकने के, आप लोगों को बताएं कि क्या निजाम में खराबी है। अगर गंदी दवाई है तो उस बंदे को बेइज्जत करें कि उसने गंदी दवाई बेची है। ठीक है ना? तो क्या ये रिसर्च वाली आप ख्याल बात सही है कि हमें ये करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। और वही जो मैं बात कर रहा था कि दुनिया भर के अंदर जो अच्छे रेगुलेटर्स होते हैं वो अच्छे इसलिए होते हैं कि दे हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स। और वो स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स इसलिए होते हैं कि उसके अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं विद एकेडमिक बैकग्राउंड। ये एक डिबेट है डॉक्टर साहब जो कि पाकिस्तान के अंदर आपको नजर आएगी, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है कि जो कि कहती है कि जी जर्नलिस्ट जो हैं वो बेस्ट हैं, उनको सब चीजों का पता होता है, बड़ी पिक्चर का पता है। तो आज वो एनर्जी चलाएंगे, कल को वो कॉमर्स चलाएंगे, परसों को वो फूड सिक्योरिटी में चले जाएंगे, फिर वो प्लानिंग में चले जाएंगे, फिर वो इकोनॉमिक अफेयर्स चलाना शुरू कर देंगे। तो एक वो जर्नलिस्ट की लॉबी है जो कि बहुत स्ट्रांग है। मेरा ये जाती राय है कि जी ये स्पेशलाइजेशन का जमाना है, उसके अंदर जब तक आपके पास स्पेशलिस्ट ना हो और स्पेशलिस्ट को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ना हो, उनकी अपॉइंटमेंट के तरीकेकार ना हो, तो हम इसी तरह से वी विल कीप ऑन मूविंग अराउंड इन सर्कल्स, वी विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। अच्छा मुकरम साहब, एंड में आपसे एक दो और सवाल पूछ लूं, बड़े छोटे छोटे पर बड़े मजेदार सवाल। बीओआई की क्या परफॉर्मेंस रही है पिछले 40 साल में? बीओआई है यहाँ, शुड वी हैव बोथ बीओआई एंड प्लानिंग कमीशन? क्या दोनों के काम एक किस्म के नहीं है, और आर दे डिफरेंट? जी बीओआई की तो नहीं रही है कोई भी परफॉर्मेंस। अगर हम देख लें पिछले 15-20 साल का डेटा उठा के, तो आपका इन्वेस्टमेंट एफडीआई टू जीडीपी रेशो जो है वो कभी भी 1% को क्रॉस नहीं किया है। बढ़ जाता है तो 0.8% तक चला जाता है, गिर जाता है तो 0.4% तक चला जाता है ऑफ जीडीपी, विच इज वेरी वेरी बैड। ये कम अज कम भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए 1.5 से 2% हमारा एफडीआई टू जीडीपी रेशो होना चाहिए। तो कभी नहीं लेके आए हैं। और बीओआई का भी एक ये प्रॉब्लम तो जरूर है कि वहां पे भी हेड ऑफ द बीओआई इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। वो कभी किसी महकमे का लग जाता है, कभी किसी महकमा का लग जाता है। वो आते हैं, वो 1 साल डेढ़ के लिए पोस्टिंग करते हैं, आगे पीछे चले जाते हैं। तो इसी तरह से निज़ाम चल रहा है। ये इन्वेस्टमेंट के लैंडस्केप के अंदर तो बीओआई भी है,
प्लानिंग कमीशन भी है, अब SIFC का भी आपको पता है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वो तो एपेक्स बॉडी है मुल्क की। इसके अलावा प्रोविंसेस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट के बोर्ड्स या इन्वेस्टमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, तो महकमे बहुत सारे हैं और परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। अच्छा, एक और सवाल एंड में, क्योंकि अब टाइम खत्म हो रहा है, ये बताइए, एक सुनते आते हैं आसान कारोबार बिल, जो मेरा ख्याल FCDO ने बनाया है हमारे लिए। नाम तो उर्दू में है पर सुना उन्होंने बनाया। एक तो पहले ये करेक्ट कर दें, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग। नंबर 2, ये बिल क्या है, क्या कह रहा है, हमें आसान कारोबार बिल क्यों चाहिए और इसका क्या फायदा होगा? इसमें डॉक्टर साहब, ये आसान कारोबार एक्ट नामी जो कानून है, ये मैं जब BOI में था तब हमने इनिशिएट किया था, और उस वक्त ये बिल्कुल डोनर फंडेड नहीं था। हमने अच्छा, एक लोकल लॉयर फर्म हायर की थी जो कि रिटायर्ड नहीं, लॉयर। मैं इसलिए कह रहा हूँ मुकरम साहब कि FCDO ने अपनी रिपोर्ट अभी निकाली है, उसमें जी उन्होंने नहीं, मैं लिखा हुआ है आपको, कि आसान कारोबार हमने बनाया है। जी बिल्कुल, 2 साल पहले, जब 2.5 साल पहले मैं वहां पे था, तो हमने तकरीबन ये बनवा दिया था। उसके बाद आई मूव्ड फ्रॉम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट टू FBR, तो या उसकी फिर ओनरशिप नहीं रही, फिर कंसल्टेंट्स उसके बीच में आ गए, फिर उन्होंने उसके वर्जन्स चेंज करवाए, फिर वो उन्होंने उसमें, जाहिर है उनको कोई भी ऐसी चीज मिलती है तो वो उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। तो 2 साल हो गए हैं, वो अभी तक लॉ नहीं बन पाया है, वो गोल गोल घूम रहा है, क्योंकि वो अंग्रेजी में जो एक कहावत है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो आसान कारोबार एक्ट जो है उसके अंदर टू मैनी कुक्स हैव बिकम इन्वॉल्व। और आसान कारोबार एक्ट आपने भी देखा है फाइनल वर्जन, मैं भी देख के परेशान हुआ था कि वो ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने के लिए कानून था, लेकिन उसके कानून के तहत एक अलहदा से पैरेलल ब्यूरोक्रेसी उन्होंने कायम कर दी है, जो मुख्तलिफ कमेटियां होंगी और मुख्तलिफ उनके अप्रूवल्स होंगे और परमिशंस होंगे और रिकमेंडेशंस होंगी, तो वो गोल गोल ही घूमती रहेंगी चीजें। जो आसान कारोबार एक्ट के पीछे थॉट थी वो ये थी कि जी, अभी अगर आपके लॉ में कोई लिखी हुई है कि ये रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट को एलिमिनेट करने के लिए आपको हर लॉ में अलग अलग चेंज करानी पड़ती है। जबकि इसको, जो आसान कारोबार एक्ट को हमने बनाया था, वो गिलोटीन मॉडल पे बनाया था, कि इसके तहत एक कमिटी ही जो अनाउंस कर देगी, तो वो ऑटोमेटिकली लॉ के अंदर चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी। तो ये गिलोटीन का लॉ लेके हम आए थे। और चूंकि रेगुलेटरी गिलेटिन एक कॉपीराइट है यही स्कॉट जेकब्स वाली कंपनी का, और हम उनको हायर नहीं करना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि ये इंडिजिनस काम हो, तो इसलिए हमने इसका नाम रेगुलेटरी गिलेटिन एक्ट के बजाय आसान कारोबार एक्ट रखा था। पर्पस यही था कि आप गिलेटिन करें, एक कुल्हाड़े के जरिए आप खटाखट गिलेटिन कर दें, एलिमिनेट कर दें उन सारी चीजों को। बट अनफॉर्चुनेटली ना कानून बन पाया है, ना गिलोटिन हो पाई। अच्छा, मेरा जो है रेगुलेटरी गिलेटिन का मसवदा जो आपने देखा है, आपने कमेंट भी किया, तो उस पर जरा पब्लिकली कमेंट करें ना। मैं तो ये कहता हूँ बड़ी सिंपल बात है कि आपके जो RLCOs हैं, हुकूमत कहे कि 3 महीने में सब चीजें खत्म है, 3 महीने आपके पास हैं, आप वापस लेके आए और बताएं क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चले गन लाइसेंस तो मैं मानता हूँ, ठीक है, जहर पे लाइसेंस मान लेता हूँ, एनवायरमेंट पे मान लेता हूँ, बट बाकी जो NOC वगैरह खत्म करें। एनवायरमेंट पे ये है कि एनवायरमेंट पे हर घर हर प्लॉट पे नहीं होता, एक एरिया पे होता है, ठीक है ना। एरिया के आप रूल बना दें, एनवायरमेंट हो गया। ये नहीं कि हर घर पे NOC देना। एनवायरमेंट का NOC से क्या ताल्लुक है? आपने बताना है कि भाई क्या बन सकता है क्या नहीं, कितना मैं स्मोक कर सकता हूँ कितना नहीं, दैट्स ऑल। तो क्या ये जो है रेगुलेटरी गिलोटिन, छोड़े वो तो नाम है, हम इसको रेगुलेटरी गिलोटिन नहीं कहते, हम इसको रेगुलेटरी शहादत कहते हैं। तो ये जो शहादत है, ये हो सकती कि नहीं हो सकती अगर हम कहें कि भाई 3 महीने में सब कुछ खत्म है, आप कैबिनेट लेके आप दोबारा क्या करना चाहते हैं, फॉर्म लेके आए सब कुछ, और 3 महीने के बाद अगर कुछ नेट पे नहीं है तो आपका पेपर वर्क तो सारा खत्म होना पड़ेगा, पेपर वर्क नहीं हो सकता। क्या ये आसान कारोबार नहीं हो सकता? जी, व्हाट्स हो रॉन्ग विद सकता दिस? है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड विलिंगनेस हो कि जी, जो भी ब्यूरोक्रेट इसकी मुखालफत करेगा, उसकी हम मुखालफत को ओवर रूल कर देंगे। लेकिन जब ब्यूरोक्रेट खड़े होके, और जाहिर है वो रीजनिंग एक देते हैं कि जी इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई ये मसला ना हो जाए, कोर्ट इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे,
तो वो खौफजदा करते हैं अपने मिनिस्टर्स को भी और अपने प्राइम मिनिस्टर को भी। तो अगर कोई खौफ नहीं खाते, जैसे अर्जेंटीना वाले ने कर दिया, अब उसका जो भी साइड इफेक्ट्स आए हुए होंगे, उन्होंने कहा जी आई डोंट केयर अबाउट द साइड इफेक्ट्स, जो भी होता है निपट लेंगे, लेकिन ये खत्म है। तो अगर कोई इस तरह का बंदा आ जाए जो कि ब्यूरोक्रेट्स की जो भी रिजर्वेशंस हैं, कमेंट्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको ओवर रूल करके करे, तब हो सकता है। लेकिन अगर आप उनको कंसिडर करेंगे तो फिर वो उस तरह से नहीं हो सकता है। फिर यही है कि फिर ये आपको कमेटियां बना के ही कुछ चीज आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जानी पड़ेगी। मुकरम साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारा टैरिफ का सिलसिला रह गया, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगले 2-3 दिन में हम इंशाल्लाह टैरिफ पे बात करेंगे, बिकॉज आप कस्टम से हैं, यू आर वेरी फेमिलियर विद टैरिफ्स एंड यू आल्सो यू हैव ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट एंड इकोनॉमिक्स, तो आपसे बात करेंगे ओपन इकोनॉमी पे भी। पर ये बात तो आपने बड़ी अच्छी एक्सप्लेन कर दी कि हमें डीरेगुलेशन बहुत जरूरी चाहिए जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए। मुझे तो ये लग रहा है कि हमारा सांस घुटा हुआ है, इकोनॉमी का सांस घुटा हुआ है, सांस नहीं ले सकते। तो इसको करने के लिए डीरेगुलेशन चाहिए। उम्मीद है कि शहबाज शरीफ शायद ये सुन लें, और शहबाज शरीफ साहब अगर मिले ही बन जाए, 2-3 या मार्गरेट थैचर बन जाए या रेगन बन जाए, और क्या मैं कर दूंगा ये, बस 2 महीने 3 महीने में प्राइम मिनिस्टर के पास बड़ी पावर होती है। अगर वो ये कह दे कि भाई ये खत्म कर दो RLC, मैं पेश है कि जहन्नुम में जाए, हम रेगुलेटरी गिलोटिन नहीं इस्तेमाल करें, हम रेगुलेटरी शहादत इस्तेमाल करेंगे, और हम रेगुलेटरी शहादत स्कॉट कर ले जाए अपनी रेगुलेटरी गिलोटिन। और तो उसको पैसे तो बड़े मिल गए, वो आ रहा है बहुत पैसे लेके अब माशाल्लाह। हमारे माशाल्लाह आप जैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए, हम बैठे हुए हैं, हमें तो कोई गवर्नमेंट ठेका नहीं देती, हमें तो 5 लाख भी नहीं देती, लाख भी नहीं देती। पर स्कॉट जेकब वगैरह को तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और हैरानगी की बात है कि उनकी हुकूमतें उनको बैक करती, कहती है इनको हायर करो, हमारी हुकूमत कहती है इन कुत्तों को मत बैक करो। तो मुकरम साहब, ये हमारा लेमेंट है, हमारा रोना है, पर कोई बात नहीं। पर आप जर्नलिस्ट की आपने बात बड़ी अच्छी कही। थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल दिस टू अस वेरी वेल। इंशाल्लाह अगले 2 दिन में हम वो टैरिफ सारा भी करेंगे। थैंक यू मुकरम साहब, इंशाल्लाह। थैंक एंड यू, इट वाज अ थैंक्स फॉर प्लेजर। इनिशिएटिंग द आसान कारोबार एंड द डीरेगुलेशन at BOI। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।